हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की वीडियो में हम आज की क्लास में क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी चैप्टर 13 डिस्कस करेंगे, अपशिष्ट जल की कहानी। तो आज हम देखेंगे अपशिष्ट जल की क्या कहानी है। जो अपशिष्ट जल होता है उसकी क्या स्टोरी है, उसको हम कैसे क्या करते हैं, अपशिष्ट जल को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। मतलब हमारे घरों में जो जल उपयोग होता है तो यूज़ होने के बाद वो जल गंदा भी हो जाता है और दूषित भी हो जाता है। तो आपको आश्चर्य होगा कि दूषित कैसे। जैसे कि झाग से भरपूर जो जल होता है, तेल मिश्रित जो जल होता है, काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, उसी को हम अपशिष्ट जल कहते हैं। तो अपशिष्ट जल किसे कहते हैं? जो झाग जिसमें होती है, तेल का मिश्रित जल होता है, काले भूरे रंग का जल जो हमारे सिंक में यूज़ होता है, शौचालय और लॉन्ड्री के लिए यूज़ होता है, उसे ही हम अपशिष्ट जल कहते हैं। तो इस प्रकार के कार्यों में जो प्रयुक्त जल है उसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये जल व्यर्थ नहीं जाए, तो इस जल के दूषित पदार्थों को हम हटा लेंगे और उसे स्वच्छ बना लेंगे और फिर से कहीं ना कहीं हम इस जल को यूज करेंगे। तो यही जो पूरी कहानी है कि ये जो गंदा जल है, अपशिष्ट जल है, इसको स्वच्छ बनाकर कहीं ना कहीं और जगह यूज़ करना ही अपशिष्ट जल की कहानी है। तो पहला टॉपिक है हमारा जल हमारी जीवन रेखा। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले एक छोटा सा काम करना है आप सभी को। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जल हमारी जीवन रेखा। सभी जानते हैं कि जल हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता होती है। हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारे उपयोग करते हैं, जैसे कि हम पानी पीने में उपयोग करते हैं, कपड़े धोने में, नहाने में और बर्तन धुलने में, और ऐसे बहुत सारे उपयोग हैं जो हम स्वच्छ जल के उपयोग करते हैं। दुर्भाग्य से उपयोग के लिए जो उपयुक्त स्वच्छ जल है हमारे पास, वो सभी को उपलब्ध नहीं है। मतलब जो हमारे पास उपयुक्त जल है, स्वच्छ साफ सुथरा पानी है, वो सभी के लिए उपलब्ध ही नहीं है। मतलब इतना पानी होने पर भी पृथ्वी पर हमारे लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है, 1 अरब की आबादी है, जिससे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। तो हमें पेयजल की जो वैल्यू है उसको समझना चाहिए, क्योंकि ये 1 अरब लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं मिल रहा है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल से संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। तो जब पीने योग्य जल ही नहीं मिलता है तो दूषित जल मिलता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और फिर मृत्यु का ग्रास हो जाते हैं। संभवतः आपको भी पता होगा कि कई क्षेत्रों में लोगों को, यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई मीटरों तक पैदल चलना पड़ता है। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? तो बिल्कुल गंभीर समस्या है कि इतने किलोमीटर हमें पानी के लिए चलना पड़ता है, जबकि हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता है। इतने बड़े बड़े महासागर हैं, फिर भी उसके बाद भी किलोमीटरों की लाइन लगती है। तो गरिमा के लिए गंभीर समस्या तो है ही, और ऊपर से बीमारियां भी। आपको जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अलवड़ ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में तो पता ही होगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस की घोषणा की गई, जो कि 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि के लिए जो थीम रखी, जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। तो अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने विश्व जल दिवस
जीवन के लिए जल पर कार्य किया, अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में इसको घोषित कर दिया। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। तो जो आपने 1 अरब की आबादी देखी जिससे कि पेयजल उपलब्ध नहीं है, उन्हीं के लिए ये प्रयास है कि उस आबादी को आधा किया जाए और उनको पेयजल उपलब्ध कराया जाए। ऐसा देखने में क्या आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। तो इसमें से पहला प्रयास था जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के स्रोतों में प्रवेश अथवा उन्हें पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। तो सबसे पहला प्रयोग इन्होंने किया जल की सफाई पर। जल की सफाई करने की जो प्रक्रिया थी, उसके जो स्रोत थे उनसे प्रवेश करा के पुनः उपयोग से पहले उसमें से जो जल से जो प्रदूषक हुआ करते थे उनको जो सम्मिलित हो गए हैं उनके उपचार के लिए इन्होंने पहला प्रयोग किया। तो अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। तो जो अपशिष्ट जल होता है उसको जो साफ़ करने का जो उसकी सफाई की जो प्रक्रिया है उसका नाम दिया गया है वाहित मल उपचार, मतलब जो बहता हुआ गंदा जल है उसका उपचार। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है, मतलब ये इतना गंदा जल है कि ये कई स्टेप बाय स्टेप कई चरण में जाकर के ये संपन्न हो जाता है। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन जो कि जीवन के लिए जल का लोगो है, वाटर फॉर लाइफ 2005 से 2015। तो इस तरीके का ये लोगो उस टाइम निर्धारित किया गया। तो हमारा सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हो गया है वाहित मल क्या है। आपने ये तो समझ लिया कि इस प्रक्रिया को हम वाहित मल उपचार कहते हैं, लेकिन जो वाहित मल है ये है क्या वास्तव में, ये कौन सा गंदा जल है जिसका हम उपचार कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। वाहित मलों घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किया जाने वाला जल है। अपशिष्ट जल होता है जिसमें वर्षा जल भी सम्मिलित रहता है, जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है और सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। तो आपने देखा ये अस्पतालों का, घरों का, कार्यालयों का उपयोग किया जाने वाला जल है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है। जब तेज बारिश होती है तो बहुत सारा जल इधर उधर से बह कर के आता है और अपने साथ दूषित हानिकारक पदार्थों को भी लेकर आता है। तो इसमें अधिकांश जल होता है, इसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य भी होते हैं। देखते हैं हमारी एक्टिविटी। अपने घर के आसपास, विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को आप देखिए और उसमें बहने वाले वाहित जल का निरीक्षण कीजिए और अपने नोटबुक में नोट कीजिए। अपने मित्रों और शिक्षिका से इस पर चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार का जल है। अब हम जानते हैं वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है। वाहित मल क्या होता है? एक जटिल मिश्रण होता है। तो अपने आसपास की नालियाँ देखनी है और अपने मित्रों और शिक्षकों पर उस पर चर्चा करनी है। वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस पदार्थ होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं, पोषक तत्व, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। इनमें से कुछ सामान्य उदाहरण हैं अशुद्धियों के। देखते हैं कौन कौन से उदाहरण हैं। तो कार्बनिक अशुद्धियाँ जो हैं वो क्या हैं? मानव मल है, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया और पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि। तो जिन्हें हम कार्बनिक अशुद्धियों की कैटेगरी में रखते हैं उसमें आता है मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, ऑयल, यूरिया, पीड़कनाशी जो पौधों में डालते हैं कीड़ों के नष्टीकरण के लिए, शाकनाशी मतलब घास वगैरह को नष्टीकरण के लिए, फल और सब्जी का कचरा जो होता है वो। और अब हमारा दूसरा आता है अकार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं। तो अकार्बनिक अशुद्धियाँ जो हैं वो हैं नाइट्रेट, फॉस्फेट और धातुएं। और जो पोषक तत्व होते हैं वो हैं फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। और इसी के साथ साथ इसमें होते हैं जीवाणु। कौन कौन से जीवाणु होते हैं? हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्रमशः विब्रियो,
कोलरा मतलब कालरा, सल्मानेला और पैराटाइफी। इतने सारे जीवाणु उसमें होते हैं हानिकारक बीमारियों वाले, जैसे कि हैजा, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले विब्रियो, कोलरा और सल्मानेला और पैराटाइफी। अन्य सूक्ष्म जीव भी इसमें होते हैं, पेचिस आदि रोग जो उत्पन्न करने वाले होते हैं, जो कि प्रोटोजोआ होते हैं। तो प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। इसी के साथ एक हमारी टेबल फिल करने को है, संदूषक सर्वेक्षण। तो कूड़ा करकट जो मलिन जल है रसोई में, वो संदूषक पदार्थ में आएगा। किस में आएगा? तो देखिए, मिट्टी, कंकड़ और इसमें आएंगे मिट्टी, कंकड़ और छिलके आएंगे। रसोई से क्या आएगा? मिट्टी, कंकड़ और छिलके आएंगे, जिन्हें हम जल प्रदूषक कहते हैं, और इनका कलर होगा भूरा। अगर हम बात करते हैं शौचालय की, तो मलमूत्र यहाँ से आएगा, जो कि बहुत दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है और जल प्रदूषक होता है। व्यवसाय की बात करें तो औद्योगिक व्यावसायिक संस्थान से गाढ़ा भूरा, काला, गंधयुक्त जल प्रदूषक आएगा, और जो कि होते हैं रसायन। तो रसायन आएंगे फैक्ट्रियों से, तो ये होंगे गाढ़े, भूरे, काले और गंधयुक्त जल प्रदूषक होंगे। तो इस तरीके से ये हमारी टेबल जो है वो कंप्लीट होगी। तो आपने देखा कि कौन कौन से कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं, कौन कौन सी अकार्बनिक अशुद्धियाँ हैं। इसके साथ साथ इसमें कौन से पोषक तत्व होते हैं, कौन से जीवाणु हैं और कौन से अन्य सूक्ष्म जीव हैं। तो ये हमारा वाहित मल था जो आपने जाना। यह भी जाना कि जल हमारी जीवन रेखा कैसे है। तो आई होप आपको ये जो अभी तक के हमारे 2 टॉपिक हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में मिलते हैं। इसी चैप्टर के आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की PDF पाने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको बहुत सारे जो PDF हैं और भी बहुत सारी नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो सब मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।